पॉलिटिशियन से मैं जेलस नहीं हो सकता। देखिए, वो लोग एक अलग तरीके से मेहनत करते हैं, उनके पास अलग रिसोर्स होता है, उनकी पॉपुलैरिटी अलग होती है, लोग होते हैं, पावर होता है, स्ट्रक्चर होता है, इतने दिनों तक आप पावर, उनसे कोई मुकाबला नहीं, कोई बराबरी नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब मैं यही सोचता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी आप 7 साल में मेरे सामने तो नहीं आ सके ना। बिजी हैं आपके, थोड़े ना इंटरव्यू देंगे बैठ के। हाँ, वो बिजी हैं, वो मैं समझता हूँ कि बिजी होंगे और मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी सबको इंटरव्यू दिया, अर्नब को इंटरव्यू दिया है, सुधीर जी को इंटरव्यू दिया, तो जिसको देना है उनको इंटरव्यू देंगे, आपको क्यों इंटरव्यू देंगे? वो देखिए, ऐसा है, हाथ थोड़ी ना। एक बात बताऊं, नेताओं को भी ना पत्रकारों की पहचान होती है। जब वो एक को इंटरव्यू देते हैं तो कई सारे पत्रकार एसएमएस करते हैं, क्या सर मुझे नहीं दिया। उनको मालूम है, किसी भी नेता को, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मालूम है कि रवीश कुमार मैसेज नहीं करता है। मैं इस तरह के कंपटीशन में नहीं हूं। ये शो बनाया, ये नहीं बनाया, बहुत सारी चीजों पे शो नहीं बनाया हूं। मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है, मैं भारत की सारी खबरों को, सारी घटनाओं को अकेले नहीं कर सकता। वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 50 मंत्री दिए गए हैं, हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, एक पूरा आईएनबी मिनिस्ट्री है जो उनको बता सकता है कि आज देश में ये घटनाएं हुई हैं। अच्छा, वो कर सकते हैं। तो ये कहना कि भाई वो तो मैं जिस दिन एक खबर करता हूं आकाश जी, उस दिन मैं 1000 खबरें नहीं भी करता हूं। अरे अच्छा। अब आप कहेंगे कि आपने उड़ीसा की खबर नहीं की, आपने केरल की खबर नहीं की, कश्मीर की नहीं किया। भाई हमारे पास तो रिपोर्टर नहीं है, वरिष्ठ और मेरे पास वरिष्ठ पत्रकार है। मैं कोई मैं पेंशन वाली नौकरी पे नहीं हूं भाई साहब, मैं एमपी नहीं हूं कि विधायक होने का भी पेंशन मिल रहा है, राज्यसभा होने का भी पेंशन मिल रहा है, और सांसद होने का भी पेंशन मिल रहा है। और जिसको पेंशन मिल रहा है वो सारे लोगों की पेंशन खत्म कर रहा है। कमाल है ना इस देश में, इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है? जी बताइए। आप देखिए, अगर पॉलिटिक्स को आप रिलीजन से आप उसमें मिक्स करेंगे तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। पॉलिटिक्स को क्यों बचाना है? क्योंकि पॉलिटिक्स को इसलिए बचाना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन लोगों से हमें पॉलिसी पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। लेकिन जब भी पॉलिसी को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात आती है, ये लोग रिलीजन को घुसा लाते हैं और हिंदू बनाम मुस्लिम कर देते हैं। तो 2-4 कैरेक्टर इधर भी मिल जाते हैं, 2-4 कैरेक्टर इधर भी मिल जाते हैं, और इससे देश का नुकसान हो रहा है। तो ये आप जो नई है, सब नेशनलिज्म का जो ड्रामा है, जो आज के फॉर्म में, जिस मॉडर्न फॉर्म में है, तो कितना साल पुराना है। मानव सभ्यताएं उससे भी बड़ी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो ये उन्माद फैला रहे थे, उस कॉकटेल है, समझा करो, उसमें कम्युनलिज्म है, उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, आप समझा करो, आप लोगों के दिमाग को प्रोग्राम कर दिया गया है गलत फर्जी बातों से। अब जब सही बात बता देता हूं तो आपका वो उसमें करप्शन आने लगता है, एनक्रिप्टेड कोड जो है ना, वो बीप बीप करने लगता है, तो आप गुस्सा जाते हो, उसमें पूरा आंख आपका लाल हो जाता है, हो जलने लगता है। ठीक, अरे इसको लगता है कि यार हम तो रोबोट बन गए थे, ये मुझसे सवाल पूछ रहा है। एंटी गवर्नमेंट नहीं है, जो सरकार होती है वो दरअसल वो हमारी अपनी होती है। तो अपनों से सवाल करना, उसका विरोध करना तो है नहीं। ये तो अपनों की अपनी तंगदिली है कि उन्हें पूछने वाला बुरा लगता है। तो कुछ लोग घर में ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, वो पितृ पुरुष टाइप से, कि हमसे कोई सवाल क्यों पूछा, हम तो दादाजी ये महान है टाइप से। तो हम उस पीढ़ी के नहीं हैं, तो पूछ लेते हैं सवाल। इसमें हिंदू क्यों खतरे में रहेगा? कब से खतरे में आ गया हिंदू, बताइए जरा से। हिंदू को क्या हो गया है? बचाए हैं वो इस देश में जो भी रहते हैं वो इस देश के नागरिक हैं, उनमें से कोई खतरे में नहीं है। ये आप लोग अलग से उठा के हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, ये ड्रामा यही है। अब राष्ट्रवाद तो अभी आप पूछे, अब आप आ गए हिंदू खतरे में है। मोदी जी के वोटर हैं, जो देने वाले नौजवान है, उन्हीं की हालत खराब है, उन्हीं की हालत खराब है। वो अपने लिए जिस मीडिया में दिन भर अपने नेता को देखते हैं, और वो नेता उनके वोट से है, उस मीडिया में वो अपने लिए 1 मिनट का जगह नहीं बना पा रहे हैं। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज स्ट्राइक चल रहा है, आप देखिए कितने गोदी मीडिया के चैनलों पर कवरेज होता है, वो सारे गोदी मीडिया के दर्शक हैं। लेकिन वो आते मेरे पास हैं, मेरे पास आते हैं, वोट उनको देते हैं, आते मेरे पास है। ये अच्छा डील है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो वोट देके वो भूल जाते हैं, लेकिन आते मेरे पास है कि भैया तुम जरा मेरी बात उठा दो, मैं बात उठा देता हूँ। लेकिन ये जो आप टीवी वाले जो ये काम कर रहे हो ना, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। हाँ? कोई छोटा सा आदमी कोई सवाल पूछ दे रहा है, आप उसको कह रहे हैं एंटी नेशनल बोलते हो आप, है ना, आप उसको बोलते हो ये पाकिस्तान का यार है, आप बोलते हो गद्दार है। तो अपने देशवासियों पे इस तरह से दिन रात जो शक करता है ना, वो बीमार लोग होता है। तो आप हो गए हो बीमार, तो अपना कराओ इलाज, ठीक है। ये मोदी जी के सपोर्ट को लेके इधर बैठ के, और इधर आप जो अब दिन रात ये जो आतंक मचाए हुए हो ना, ये थोड़ा कम करो।
बहुत ही शालीन शब्द है। ये ऐसा शब्द है, मन में कैसे कैसे चीजें आती हैं। नहीं, आपने ऐसे नाम क्यों रखा है? सारे लोग हमको बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं आपके गोदी मन में क्या क्या चीजें आती हैं गोदी मीडिया से? मुझे तो लगता है कि एक ऐसा शब्द है कि आप इस देश की हर महफिल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट का सीईओ भी इस्तेमाल कर सकता है और एक आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है गोदी मीडिया। अगर मीडिया बुनियादी काम करने लगे ना, तो जो नेता आपको लोकप्रिय नजर आ रहे हैं ना, 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी। और ये हवा बदलने का मेरा मतलब किसी को हराने जिताने से नहीं है। मैं जानता हूं कि उससे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरा सिर्फ इससे मतलब है कि जनता अपनी जगह पर खड़ी होकर जनता बनी रहे। कौन सा पॉजिटिव एनर्जी है? ना जर्नलिज्म में चीखना चिल्लाना, वैसे कोई बात करता है क्या? इस तरह से कोई घर में बात करेगा? कोई नहीं करता है। तो सरकार का सपोर्ट मिला हुआ है तो आप चीखते हैं। जिस दिन वही सरकार पीछे हट जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी हलक से आपकी, क्या बात करते हैं आप कह रहे हो अर्नब पॉपुलर नहीं है? बैकिंग लेकर आप बोल पाते हैं। आप सरकार के खिलाफ खड़े होकर बोल पाइए ना। जब सरकार, हमें सरकार का बैकिंग नहीं, हम बोलते हैं। अर्नब गोस्वामी, आपको लगता है कि बोल पाएंगे बिना सरकार के बैकिंग के? कमाल करते हैं आप भी। आवाज नहीं निकलेगी साहब, हलक से आवाज नहीं निकलेगी। इतना आसान नहीं होता है। क्या इनके ईडी इतना पैसा बीजेपी चुनावों में खर्च कर रही है? क्या सारा सफेद पैसा है? ये मत बोलिएगा। उसके कार्यकर्ता ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भी जानते हैं कि यार ये तो इतना पैसा खर्च हो रहा है चुनाव में, कहाँ रहा हमारी पार्टी के पास, कहाँ से आया? हमारे पास अब आप कहेंगे कि 3000 करोड़ हमें इलेक्टोरल फंड से मिला है। हाँ, तो मिला है। किसने दिया है? अब वो जानने की क्या जरूरत है आपको? किसने दिया है पैसा? आपको जानने की क्या जरूरत है? नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि पता चलेगा वो कंपनी फ्रॉड है कि काला धन है, वो तो पता नहीं। तो ये स्कीम ही लाई गई इलेक्टोरल फंड वाली, ब्लैक को व्हाइट करने की। आप तो जानते हैं कि मैं देश के लिए योगा करता हूं। अपने लिए तो मैं खाना भी नहीं खाता। और कितने साल हो गए मुझे सोए हुए, है ना। और पूरा घर कपड़ों से भरा पड़ा है। तो आज संडे को मैंने सोचा कि मैं कितने कपड़े बदलूं, आज जरा संडे वाला कपड़ा पहन लेता हूं। और योगा के बारे में क्या बोला अभी? क्या बोला अभी आपने योगा के बारे में? देश के लिए योगा करता हूं। योग करते हैं आप? तो शर्मा क्यों रहे? मोदी जी कुछ अच्छा काम करते हैं, योगा चैंपियन बनते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं। देखिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं। देखा, आज पहले एक्सपोज कर दिया। रवीश कुमार इज योगा फैन। रवीश कुमार प्रैक्टिसेस योगा। बोलिए। मोदी जी के फिटनेस से बिल्कुल नहीं लगता कि योगा वाले। विकाद कर लेते हैं दिखाने खाने के लिए, वो सब ठीक है। बीच में मोर वोर आ जाते हैं तो मोर को खिलाने लग जाते हैं। वो योगा कहाँ कर पाते हैं? वो जाते हैं करने योगा, लेकिन बीच में मयूर आ जाते हैं। मयूर दल को देखकर वो मानवीय हो जाते हैं, तो फिर उसमें कहाँ टाइम मिलता है? मैं नागरिक हूं और नागरिक को भक्त नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सारी प्रक्रिया शुरू होने से पहले, ये भक्त आइडेंटिटी या नेताओं का कल्ट हो जाना शुरू होने से पहले, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शपथ ले रहे थे, कुछ दर्शकों को ये बात याद रहती है। तो मैं रामलीला मैदान में खड़ा होकर लाइव कमेंट्री कर रहा था, और उस लाइव कमेंट्री के दौरान मैंने कहा था कि जनता ने ये पार्टी बनाई है और जनता ने इस सरकार को चुना है। तो जाहिर है कि आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी किसी नेता का फैन नहीं होना चाहिए। आप जिस तरह से नागरिक बने हुए थे, उसी तरह से आप नागरिक बने रहिए और सवाल करते रहिए। आपको ये पता है कि शुक्रवार की जो नमाज है वो सामूहिक नमाज होती है। जिस तरह से आरती होती है हमारे यहाँ, जैसे दुर्गा पूजा जब होती है तो अष्टमी की आरती होती है, तो वो सामूहिक मानी जाती है। तो उसके लिए लोग घरों से निकल के वहां जाते हैं, पंडाल में जाते हैं कलकत्ता में। ठीक है। सब अपने अपने घर से फूल लेकर जाते हैं। तो अगर हम उसको कहें कि आप यहाँ पे ना करें, आप अपने अपने घर में आरती करें, आपके पास डंडा है, लोग हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी खास जगह से दिक्कत है तो आप किसी दूसरे जगह पे दे दीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम कहीं भी नहीं पढ़ने देंगे। तो अगर ये बात लगता है कि ये संवैधानिक बात है, इससे लोग सहमत हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं सिवाय इसके कि मत कीजिए। इससे आप नमाज पढ़ने वालों का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जो जहर आप बो रहे हैं वो आप नमाज नहीं पढ़ने वालों के बच्चों के दिमाग में बो रहे हैं। अरे तो दंगाई कौन बनेगा? अच्छा, अब कौन बनेगा दंगाई? आप कहां तक बात लेकर? तो मैं चाहता हूं कि जो हिंदू धर्म के जो लड़के हैं वो डॉक्टर बने। वो अगर इन धर्म के पचड़ों में पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे, आप धर्म की बात कीजिए ना, उसमें बहुत सारी दर्शन हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसमें बात कीजिए, उसमें कितनी फिलॉसफी है।
देखिए आकाश, ये बहुत लंबी लड़ाई है। इसको एक चुनाव, दो चुनाव से जोड़कर आप नहीं देख सकते हैं। नागरिकता खत्म हो गई है और अब आप अच्छे अच्छे लोगों को देखिए तो वो कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ बोलने से पहले बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तो बहुत कुछ छोड़ के आप कुछ बोल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि कुछ छोड़कर आप बहुत कुछ बोल, वो आपने छोड़ दिया है। तो इससे कैरेक्टर, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, हमें बताया नहीं गया कि लोकतांत्रिक कैरेक्टर क्या होता है। डेमोक्रेसी हर समय उसको रीपैकेजिंग करनी पड़ती है, रिवाइव करनी पड़ती है, रीडिफाइन करनी पड़ती है। हमें लगा आज़ादी मिल गई है, हम चल रहे हैं बस उसी तरह से। एक चुनाव हो जाता है, चुनाव आयुक्त आते हैं, वो बताते हैं कि हाँ हाँ आपको सरकार चुनना है, जबकि उनके ही आदेश में नहीं लिखा होता है कि ये चुनाव सरकार के लिए नहीं हो रहा है, ये चुनाव लोकसभा या विधानसभा के गठन का हो रहा है। यही तो पहले दिन से इस देश को हजारों करोड़ की मीडिया से समझाया गया कि ऑपोजिशन नहीं है। हर दिन इस देश का ऑपोजिशन किसी ना किसी जगह पे प्रदर्शन कर रहा है और हर वो सवाल जो आपको लगता है कि नहीं उठाया गया है, ऑपोजिशन ने उठाया है। आप नहीं दिखाते हैं तो ये मत कहिए कि ऑपोजिशन दिखाई नहीं देता है। मैं विपक्ष को नहीं प्यार करता हूं। विपक्ष क्या कर रहा है यही तो समझने की बात है कि क्या कर, आप बताओ, किस तरह से सो रहा है, बाहर घूम रहा है। जांच एजेंसियां लगाकर आप विपक्ष को तोड़े, ठीक है, उन्होंने अपनी करतूत की होगी तो आप जांच एजेंसियां लगा रहे हैं। चुनाव होता है तो विपक्षों के यहाँ छापा पड़ता है, विपक्ष कोई बोलता है तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाया जाता है, उसके सवालों को नहीं दिखाया जाता है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं दोस्त, मीडिया जो है अब वो जाकर जमीन पर स्टोरी की पड़ताल नहीं करता, क्लेम की। आप सारा ब्लेम विपक्ष पर नहीं डाल सकते। आपने ये लोगों को विज्ञापन का कई हजार करोड़ों का ये बिजनेस चलता है मीडिया का, ये बिजनेस इस ट्रस्ट पे चलता है कि हम गवर्नमेंट के क्लेम को जांच रहे हैं। आप किस चैनल की स्टोरी में देखते हैं ऐसी स्टोरी? कहीं नहीं देखते होंगे इस तरह की ग्राउंड से स्टोरी लाकर आप कोई जो उसको वेरीफाई किया गया हो क्लेम का। तो आप पूरा सिस्टम खत्म कर दो इंफॉर्मेशन आने का और कहें कि आप विपक्ष क्या कर रहा है। बहुत कम रिसोर्स में काम करता हूँ और मैं रोज 6000 शब्द टाइप करता हूँ। जो डिलीट करता हूँ टाइप करने के बाद उसका हिसाब नहीं बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि रोज शाम को मुझे कॉपी भेज दिया कीजिए, मैं गिनना चाहता हूँ, तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो हम लोग करीब करीब जिस दिन कम करते हैं उस दिन 4000 शब्द, तो 6000 शब्द को टाइप करना आसान नहीं होता है और हर तरफ लोगों की तकलीफ की खबरें होती हैं और यही हमारा काम भी है, लोगों को बताना जी। तो आप हर दिन उस एंग्जाइटी से गुजरते हैं कि बहुत लिमिटेड रिसोर्स है और उसमें भी हम लोगों ने किसी तरह से मैनेज किया, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए बनाया भी। नींद नहीं आती है अच्छे से और कई बार किसी कार्यक्रम को लिखते हुए भी सिहरन सी हो जाती है कि वाकई ऐसा हुआ है या मैं लिख रहा हूँ। खुद भी रीचेक किसी को और बुला लेता हूँ कि ये सही है क्या, ऐसा होता हुआ, तो कह हुआ ही ऐसा, तो क्या सही क्या गलत। तो मैंने लिखा कि योगी जी अगर आप हो सके तो इनको नौकरी दे दीजिए, इनकी तो परीक्षा हो गई है, रिजल्ट निकालने की ही बात है। 49,000 लोग हैं और मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे बुरा लगता है कि इनको कितना ह्यूमिलिएशन होता होगा कि जिस व्यक्ति को गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं, उसी से अपने नौकरी की बात कह रहे हैं कि उठा दो मेरे लिए, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि जो भक्त है उसे इतना इंसल्ट होना पड़े। तो मैं एक तरह से भक्त के स्वाभिमान के लिए भी काम करता हूँ। ऐसा कोई आपको दूसरा आदमी इस देश में नहीं मिलेगा। हर कोई भक्त का मजाक उड़ाता हुआ मिलेगा, मतलब जो बीजेपी का भक्त है, जो मोदी जी का भक्त है, पर मैं मोदी जी के भक्त की सेवा भी करता हूं। मैंने लिखा है कि आप ये ना समझे कि ये लोग मेरे कोई समर्थक हैं, ये आपके ही समर्थक हैं और आप इन्हें नौकरी नहीं देंगे तो भी ये आपका ही समर्थन करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि चूंकि आपका समर्थन करते हैं तो इन नौजवानों को आप नौकरी दे दीजिए, क्योंकि कितना इंसल्टिंग है इसके लिए कि जिस रवीश कुमार को ये गाली देते हैं उसी रवीश कुमार से कह रहे हैं कि सर आप हमारे भर्ती परीक्षा के बारे में लिख दीजिए। तो फिर उसमें मैंने एक और बात लिखी। हाँ, अब योगी जी आप मुझसे पूछेंगे कि तू बता तू क्यों लिखता है ऐसी बातें, तो मैंने लिखा कि नियति ने मेरी ये सजा तय की है कि जो तुझ पे थूकेगा, जो तुझे मारेगा, मार देने की चाहत रखेगा, जो तुम्हारी माँ और बहनों की को गाली देगा, उसी की तुम्हें सेवा करनी है। तो वो मैं सेवा कर रहा हूँ और ये चिट्ठी आपको लिख रहा हूँ। जब सटायर आप लोगों ने शुरू किया, आपने इस न्यूज को लेकर, जब जर्नलिज्म खत्म हो गया इस देश में, तब अब बहुत से लोग आ गए हैं सटायर करने के लिए। एक से एक नाम है, एक से एक कलाकार है, उसमें भी बीच में आप टिके हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आप दिल्ली के हैं ना सटायरिस्ट। 17th और 18th सेंचुरी की दिल्ली में, ये मैंने अभी किताब पढ़ी है। अभिषेक काइकर एक कैलिफोर्निया यूसी बर्कले में प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, उनकी एक किताब आई है, सीरियस बात बता रहा हूँ, द किंग एंड द पीपुल, ऐसा नाम हिस्ट्री का किताब है।
तो 17वीं और 18वीं सदी में क्या हुआ कि दिल्ली में जो सटायरिस्ट थे उनकी बड़ी धूम थी दिल्ली में, और उस समय की जो नोबिलिटी थी, अमीर उमरा, वो बहुत डरा करते थे कि हमारी टांग खींच देगा, पता नहीं किस तरह से मजाक उड़ा देगा हमारी, तो सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी, पूरा शहर हंसने लगेगा। तो जो नोबिलिटी उनको अपने घर बुलाती थी, अपने महफिलों में, कि आप सटायर कहें, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएं, तो 5 सोने की मुहरे पर अगर बुलाए जाते थे तो नवाब 2-4 मुहरे एक्स्ट्रा दे देता था कि भाई मेरी इज्जत छोड़ देना मेरी इज्जत रख लेना। तो हुआ क्या कि एक नोबिलिटी बड़ा परेशान, वो पहुंचा औरंगजेब के पास, कहा ये अली नाम था कुछ, ये सटारिस्ट ने मेरी बड़ी मजाक उड़ाई है, मेरी शादी की मजाक उड़ाई है, मेरी मर्दानगी की मजाक उड़ाई है, बादशाह इसे सजा दीजिए। आपको पता है औरंगजेब ने क्या कहा? औरंगजेब ने कहा कि यार इसका नाम मत लो। अब यार तो नहीं कहा, मगर बादशाह उस वक्त गाली दिया करते थे, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री की जबान से निकल जाती है, उस तरह से मुगल बादशाह गाली दिया करते थे। देखिए, अब मैं उस गाली की याद नहीं दिला रहा हूं, लेकिन दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो मैंने डबल इनाम दिया कि तुम मुझे छोड़ दे, मैं कितने सटायरिस्ट को मारूंगा इस शहर में, कितनों को सजा दूंगा, इस शहर में भरमार हो गई। तो इतना पैसा कमाते थे वो लोग उस वक्त की दिल्ली में, 17th और 18th सेंचुरी की दिल्ली में। जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, जो सटायरिस्ट थे, उनके सटायर सुनने के लिए भीड़ जमा हो जाती थी। अब आप सोचिए कि आपने उसी चीज को इस 2021 की दिल्ली में कर दिखाया। मैं एक कम्युनिकेटर भी हूं और एक रोक नहीं पाता हूं अपने क्रिएटिव अर्ज को। तो कई बार चीजें देखता रहता हूं तो मुझे हंसी भी आती है कि ये क्या चल रहा है, ये कैसा समाज है। तो ये उसी के प्रोडक्ट हैं। पर अगर आप मेरे सटायर के रेंज को जानना चाहते हैं तो ये बेस्ट एग्जांपल सिर्फ यही नहीं है। तो फिर आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, जहां आपको पकड़ के दिखाना पड़ेगा कि ये कुछ अलग चीज है जी। तो और उसमें मैंने बहुत सारे अपनी आवाज को लेकर, अपने भावों को लेकर भी कई तरह के प्रयोग किए हैं। इसलिए वो मेरा अपना हिस्सा है। बचपन से ही मैं ऐसा था कि चीज़ों को देखकर हंसना। तो मेरे बड़े पापा कई बार देखते रहते थे। कुछ गांव के लोग कहते थे कविराज कविराज, कहते कविराज तुम बोलो इससे तो उस टेक में मैं कुछ बोलता रहता था। तो एक मेरी एक फितरत है मजाक करने की। ये पॉजिटिव बात है कि हम मामूली दवाइयों को यूं ही जाकर नहीं ले आते, हम लाइन में लगते हैं, स्ट्रगल करते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, दवा नहीं मिलती है, तब जाकर पॉजिटिव फील करते हैं। रवि जी, एटीएम के लाइन, आप दवाई की लाइन, आप लोग लाइन के पीछे इतना क्यों पड़े रहते हो? अरे इतने बड़े देश में थोड़ी लाइन सबसे अच्छी लाइन तो नोटबंदी की लाइन थी। तो वो अभी भी यही चाहते हैं, कोई इलेक्शन कहीं हो रहा होता है वो होपफुल हो जाते हैं, बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। भाई लड़ाई इसकी नहीं है, लड़ाई ये है कि आपके भीतर वो जो नियो लिबरल्स 4 कंपनियों के भीतर देश को सौंप देने की जो नीति चल रही है, क्या उसके बदलने का साहस है आपके भीतर? क्या आप वहां तक जाना चाहते हैं कि जिससे सबके भीतर स्टेट का एक सबके बेनिफिशियरी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए? नहीं जाना चाहते ना। लाखों टीचर आप इस देश में आप देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं, किसी को सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन वो भी क्या उसके अंदर कोई चेतना है, राजनीतिक चेतना है? नहीं है। उसके भीतर वो धार्मिक चेतना समा गई है। अब धार्मिक चेतना ही राजनीतिक चेतना है इस वक्त, लेकिन क्या कीजिएगा। करो, अपना मॉडल निकालो, अपने चीजों से, अपने विवेक से उसको एक्सप्लोर करो, नचिकेता बनो, सवाल करो, प्रश्न करो। इस देश के हर नागरिक को नचिकेता होना चाहिए, जो अपने बाप से भी सवाल कर दे और यमराज से भी सवाल कर दे। अगर आप नचिकेता नहीं हो सकते तो आप नागरिक भी नहीं हो सकते। संविधान सभा के लोगों ने हफ्तों दिनों तक बैठकर इसलिए संविधान नहीं बनाया था कि आप अपनी जुबान को सेलो टेप लगा ले और डर के मारे घर के भीतर बैठ जाए। मैं आपको सांप्रदायिकता से बचाना चाहता हूं, लड़कियों से कहता हूं कि ऐसे किसी भी लड़के से अगर आप प्यार करती हैं और वो कम्युनल है तो सोचिए कि आप उससे रिश्ता तोड़ लें, क्योंकि कम्युनल आदमी कभी प्रेमी नहीं हो सकता है, आकाश, हो ही नहीं सकता है। तो मैं लड़कियों को बचा रहा हूं। शादी करते समय आप लड़के से जब बात करें तो जरूर पूछें कि आप कम्युनल हैं कि नहीं है।
आप कम्युनल लड़के के साथ आप घर में कभी भी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते। आप अगर जनता के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से देख रहे हैं तो जनता को बीजेपी या कांग्रेस से पहले अब खुद से लड़ना है। जनता की लड़ाई जनता से, उसकी जनता होने से लड़ाई है। और अगर वो अपने से लड़ाई नहीं लड़ेगी तो ना तो वो कभी बीजेपी को हरा पाएगी, ना कांग्रेस को हरा पाएगी। इन दोनों दलों को जिताते हुए वो हमेशा ही हारती रहेगी। नहीं, लेकिन मैं झोला लेके कहीं जाने वाला नहीं हूँ। वो आप फकीर से मतलब वो मत समझिए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।